गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारे वीडियो का वो है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। जो पब्लिक सेक्टर है उसका जो रोल चेंज हो रहा है उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जो इंडिपेंडेंस के बाद में जैसे जैसे पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस मिली, फिर उसके बाद में जो 1991 के अंदर लिबरलाइजेशन जो हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था, तो उसके बाद में कैसे पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो चेंज हुआ, फिर आज किस तरीके से उसका रोल है, ये सब चीज़ें आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देर आर सो मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर्स फॉर अचीविंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कितना ग्रोथ करना है, कितना जीएस जो हमारा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कितना होना चाहिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये सब जो है कि कितना होना चाहिए, कितनी हमारी ग्रोथ रेट होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना होना चाहिए, ये सब जो हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे, ये अचीव करने के लिए जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ज़्यादा किससे थी? पब्लिक सेक्टर से थी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, प्राइवेट सेक्टर से इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो फिर इसके बाद में आगे है पब्लिक सेक्टर वुड बिल्ड अप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सेक्टर्स एंड इन्वेस्ट इन की एरियाज। जो अदर सेक्टर्स हैं उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, ये पावर की फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़, इन सब के अंदर जो जो भी इन्वेस्ट करना था, इन सबको बिल्डअप करना था, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर गई? पब्लिक सेक्टर के ऊपर गई। पब्लिक सेक्टर के ऊपर गई। जो की एरियाज़ थे, ये पावर की, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, और फिर इसके बाद में जो अदर जो दूसरे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, पोस्टेज वगैरह, ये सब जो फैसिलिटीज़ थी, इनके अंदर जो इन्वेस्ट करना था, तो इन्वेस्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बिल्डअप करना था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सेक्टर के ऊपर गई, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी जो पब्लिक सेक्टर से थी, प्राइवेट सेक्टर से नहीं थी। क्यों ऐसा? पब्लिक सेक्टर से ही एक्सपेक्टेशंस क्यों थी? पब्लिक सेक्टर के ऊपर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों गई? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर वॉज अनविलिंगली to invest in project which require heavy investment and had long gestation period। gestation period मतलब जिस पीरियड के अंदर हम जो इन्वेस्ट करते हैं उसका जो रिटर्न है वो हमें कितने टाइम में मिलेगा, वो होता है गेस्टेशन पीरियड। जैसे मैंने अभी 10,000 मार्केट में इन्वेस्ट किए, तो मान लो 1 महीने में मुझे उसके लिए 1000 रिटर्न मिलेगा या 500 रिटर्न मिलेगा, तो वो 1 मंथ का जो पीरियड है वो मेरे लिए गेस्टेशन पीरियड हुआ, क्योंकि उतने टाइम में मुझे मेरा रिटर्न मिलेगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो सबसे पहले जब ये सब चीज़ें लगी थी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, पावर की फैसिलिटी, तो सबको पता था कि इसके अंदर इन्वेस्ट जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और इसका जो रिटर्न है वो जल्दी से जल्दी तो मिलेगा नहीं, रिटर्न बहुत लेट मिलेगा, गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा था। तो गेस्टेशन पीरियड भी लंबा है, इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा पैसा करना है। तो ये करने के लिए प्राइवेट सेक्टर तो उसके लिए मंजूर, उसको प्राइवेट सेक्टर को नहीं था। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग थे वो इसके अंदर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे। इतना सारा पैसा दो और रिटर्न भी बहुत सालों के बाद मिलेगा, तो वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे। प्राइवेट सेक्टर अगर नहीं उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा तो बचा कौन? पब्लिक सेक्टर। तो इसलिए सारी की सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो चली गई पब्लिक सेक्टर के ऊपर कि सब इंफ्रास्ट्रक्चर उसी को ही बिल्डअप भी करना पड़ेगा और उसी को ही की एरियाज़ के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये रीज़न रहा था, और इसी रीज़न की वजह से ही जो 5 ईयर प्लान बनने शुरू हो गए थे, आपको पता ही है 1951 से ऐसे यूँ बन रहे थे 5 ईयर प्लान डेवलपमेंट के लिए। 5 ईयर प्लान बनाए गए थे कि इन 5 साल के अंदर इतना ग्रोथ करेंगे, इतना डेवलपमेंट करेंगे, इतनी कमाई करेंगे, इतनी इनकम होगी हमारे नेशन की, ये सब 5 ईयर प्लान्स बनते थे। तो ये जो 5 ईयर्स प्लान बनते थे, जो इनिशियल जो प्लान्स थे, स्टार्टिंग में जब प्लान बनने लगे तब स्टार्टिंग में जो है ज़्यादा जो है ज़ोर किसके ऊपर दिया गया? ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई पब्लिक सेक्टर को। द 5 ईयर प्लान इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द पब्लिक सेक्टर। उन्होंने जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसको दी? पब्लिक सेक्टर को दी। इसके बाद में इन पोस्ट 1990 द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एम्फेसिस्ड ऑन
फिर इसके बाद में जैसा कि आपको पता है स्टार्टिंग में तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर को दे दी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा। फिर जैसा कि आपको पता है कि 1990 में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी इन्होंने लाई थी, गवर्नमेंट ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया था, एम्फेसिस ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जैसा आपको पता है लिबरलाइजेशन में क्या किया गया था कि कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपनी स्टार्ट करनी है, कुछ भी स्टार्ट करना है तो उसके लिए रूल्स पहले बहुत ज़्यादा थे। इस नई पॉलिसी से पहले ज़्यादा रूल्स थे कि ये जो है इससे परमिशन लेना, उससे परमिशन लेना, ये वाला लाइसेंस लेके आना, तो लाइसेंस वगैरह बनवाना करना, ये सब बहुत ज़्यादा रूल्स थे। तो ये रूल्स कम कर लिए गए, उसको ये थी लिबरलाइजेशन पॉलिसी, ये रूल्स कम कर दिए गए। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि जो कुछ सेक्टर्स थे जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, बहुत ज़्यादा ऐसे सेक्टर थे जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही बिज़नेस कर सकते, तो उनको ओपन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर भी उस बिज़नेस के अंदर आने लगे। फिर इसके बाद में ग्लोबलाइजेशन मतलब कि पूरे हमारी जो कंट्री के डोर्स हैं बिज़नेस के लिए वो पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिए गए। मतलब कि बाहर की जो मतलब हमारी कंट्री से जो बाहर की कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे आके बिज़नेस कर सकती थी और यहाँ पे आके जो है प्रॉफिट कमा सकते थे। तो इस तरीके से है। तो 1991 के अंदर ये पॉलिसी नहीं आई थी जिसके अंदर लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ। और दूसरा क्या किया गया कि जो पब्लिक सेक्टर है उसके रोल को वापस रीडिफाइंड किया गया, क्योंकि जैसा कि पहले क्या था कि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, रोल उसका ज़्यादा था। लेकिन फिर इसके बाद में 1991 के बाद में इसकी जो है इसके रोल को वापस रीडिफाइंड किया गया। कैसे रीडिफाइंड हुआ तो यहाँ पे देखते हैं। इट वॉज़ नॉट हैविंग पैसिव रोल, कि अब इसका इतना ज़्यादा पैसिव रोल डेवलपमेंट के अंदर नहीं रहा था कि डेवलपमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पब्लिक सेक्टर की, इतना ज़्यादा पैसिव रोल इसका नहीं रहा, बट हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड कम्पीट इन द मार्केट विथ द अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। वो जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर कुछ प्राइवेट कंपनीज भी आ चुकी थी क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो उसी सेम इंडस्ट्री के अंदर प्राइवेट कंपनी भी आ गई, बाहर की जो है दूसरी फॉरेन ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन कंपनीज भी आ गई। तो पब्लिक सेक्टर को क्या करना था, उन बाहर की कंपनीज के साथ में और प्राइवेट कंपनी के साथ में अब उनको कंप्लीट करना था, कंपटीशन फेस करना पड़ा था। समझ में आ गई बात, इतना ज़्यादा इसका रोल भी नहीं रहा और उनके साथ में इसको कंपटीशन भी करना है, ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद में दे वेर ऑल्सो हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द लॉसेस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले तो क्या था 1990 से पहले कि सिर्फ उस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ जैसे कुछ जो इंडस्ट्रीज़ है जो प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व थी, तो उसके अंदर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज थी, तो वो भले प्रॉफिट कमा रही है कि लॉस हो रहा है उनका, कि वो रिटर्न दे रही है या नहीं, इन्वेस्टमेंट जो लोगों ने उसके अंदर कर रखी है तो उसके ऊपर वो लोग डिविडेंड दे रहे हैं या नहीं, रिटर्न दे रहे हैं या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके लिए वो अकाउंटेबल थे ही नहीं, उनको किसी को जवाबदारी थी नहीं, किसी को जवाब देना ही नहीं था। लेकिन अब क्योंकि प्राइवेट कंपनीज भी उसके अंदर आ गई हैं, उसी सेम इंडस्ट्री के अंदर फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज भी आ गई हैं, कंपटीशन भी उनको फेस करना है, तो अब उनको जो है अगर लॉस कर रही हैं तो लॉस की उनको जो है अकाउंटेबल मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों लॉस हो रहे हैं। रिटर्न अगर वो नहीं दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो भी उनको जवाब देने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें थी। इफ़ इट इज़ अ मेकिंग लॉसेस कंटिन्यूसली, अगर ये जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो अगर कंटिन्यूसली बहुत टाइम से सिर्फ लॉस ही कर रही हैं तो इट वाज रिफर टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शनल, ये ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इस कंपनी को रिफ़र किया जाता था, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शनल, BIFR, इसके अंदर इनको जो है रिफ़र किया जाता था फॉर कंप्लीट ओवरहॉलिंग और शटडाउन। वो पूरी फिर जो है उनकी करते थे, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते थे, और अगर सही से काम नहीं कर रही है ये कंपनी, इसको चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है तो उसको शट डाउन कर देते थे, मतलब कि कंपनी को बंद कर देते थे। फिर इसके बाद में है वेरियस कमिटीज़ वर सेटअप टू स्टडी द वर्किंग ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। और जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर जो इनएफिशिएंट जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनकी वो कैसे काम कर रहे हैं, ढंग से काम इनके अंदर इनएफिशिएंट वर्किंग क्यों है, किस वजह से है, उस सबको स्टडी करने के लिए बहुत सारी कमिटीज़ भी बनाई गई ताकि वो स्टडी करे, रीज़न पता चले कि क्यों इनएफिशिएंट काम हो रहा है, और फिर वो रिपोर्ट्स देती थी
ये जो कमेटी है पूरी स्टडी करने के बाद में रिपोर्ट देती थी, रिपोर्ट्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव देयर मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, की वो रिपोर्ट देती थी कि कैसे इनकी एफिशिएंसी को सुधारा जा सकता है कि ये प्रॉफिट कमा सके। फिर द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज़ डेफिनेटली नॉट व्हाट वाज इन एविसेज इन द अर्ली 1960 और 70s। तो इन सब से हमें समझ में आ गया कि जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो जैसे 1960s और 70s के टाइम था, वैसा तो जो नई पॉलिसी आई उसके बाद में वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, पूरी तरीके से चेंज हो चुका था और अब तो और भी चेंज जो है हो चुका है। तो इस तरीके से है और इनके पूरे प्रॉपर जो है पॉइंट जो हैं इसके अब हम कल करेंगे। आज के लिए जो पूरा जो बेसिक इंट्रोडक्शन देना था कि इंडिपेंडेंस के टाइम में कैसे था, उसके बाद में कैसे कैसे चेंज हुआ, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब जो है हम इसके आगे का कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही।